जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज के जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही क्लास में देखने वाले हैं। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग जो है नोटबुक निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि जो सवाल है उसके उत्तर तो बताएंगे ही, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा हुआ है उसे भी डिटेल में बताएंगे। और आप लोग के लिए दो महत्वपूर्ण सूचना है। कौन कौन? एक तो क्या है, झारखंड उत्पाद सिपाही का पेपर 2 में जिनका भी हिंदी है उनके लिए भी दिन में एक क्लास आता है, आपका दिन के 12 बजे से 3 बजे के बीच में अपलोड कर देते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो लोग कह रहे थे कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा सर, नहीं होगा, तो लो भाई, कल उसका रिजल्ट भी आ गया। झारखंड उत्पाद सिपाही का फिजिकल वाला रिजल्ट कल आ चुका है और उसमें साफ साफ नीचे लिख दिया है कि 90 दिनों के अंदर जो है हर हाल में एग्ज़ाम रिटेन वाला ले लिया जाएगा। यानी कि आपके पास बहुत कम समय है। 90 दिनों के अंदर बोला है तो हो सके 1.5 महीना के अंदर हो जाए, 2 महीना के अंदर हो जाए या 2.5 महीना के अंदर हो जाए, तो आपको जो है हर हाल में रेडी रहना होगा। ठीक है, जी तोड़ के दिन रात मेहनत कीजिए। हो सके 1.5-2 महीना का मेहनत जो है आपका करियर बना दे, आपका परिवार संभाल दे, आपके एक पीढ़ी को बना दे। तो बिल्कुल मेहनत में कोताही नहीं करना है, जो भी होगा एक सीट लेके ही रहना है। ठीक है, और आप लोग के लिए जो है झारखंड जीके के लिए जो है कल या परसों जो है आप लोग को जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट हम मुहैया कराएँगे। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको जो है एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम देने वाला फ़ील आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी जलप्रपात राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है? पहला है हिरनी जलप्रपात, दूसरा है गौतम धारा जलप्रपात, तीसरा है उसरी जलप्रपात, चौथा है मोतीझरा जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोतीझरा जलप्रपात। तो ये जो मोतीझरा जलप्रपात है राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो मोतीझरा जलप्रपात है किस नदी पर बना हुआ है। तो ये आपका अजय नदी से निकलती है। कहाँ? तो अजय नदी से निकलता है। और अजय नदी कहाँ से निकलता है? तो अजय नदी जो है आपका मुंगेर से निकलता है। और मुंगेर कहाँ पर है? तो ये अपना बिहार राज्य में है। कहाँ है? तो ये बिहार राज्य में है, इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे राजमहल की पहाड़ी को। ठीक है, तो राजमहल की पहाड़ी की बात करेंगे तो इसको जो है झारखंड के इतिहास में क्या कहा जाता है? झारखंड के इतिहास में इसे कांकजोल के क्षेत्र से जाना जाता है। ठीक है, कांकजोल के नाम से भी जाना जाता है। और राजमहल के पहाड़ी में जो है आपका क्या है? काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के लिए सबसे बेहतरीन होता है, इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो राजमहल की पहाड़ी जो है आपका झारखंड में साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। कौन सा जिला? तो साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और ये साहेबगंज जिला जो है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है। और आपको बता दें कि साहेबगंज जिला झारखंड के एकमात्र जिला है जहाँ से आपका क्या है? गंगा नदी बहती है, इतना आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? ये आपका मोतीझरा जलप्रपात आपकी राजमहल की पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन को हल्का से चर्चा करेंगे हम लोग। तो उसरी जलप्रपात की बात करेंगे तो ये कहाँ है? ये आपका उसरी नदी में है। ठीक है, उसरी नदी में है। और ये साथ ही क्या है? ये आपका गिरिडीह जिला में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गौतमधरा जलप्रपात की बात करेंगे तो ये कहाँ है? ये आपका रांची जिला में है। कहाँ है? रांची जिला में है। और गौतमधरा जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है? तो गौतमधरा जलप्रपात को ही कहा जाता है आपका जोन्हा जलप्रपात। क्या कहा जाता है? जोन्हा जलप्रपात। लेकिन जोन्हा को गौतमधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस जोन्हा जलप्रपात में जो है कभी गौतम बुद्ध आए हुए थे और वहाँ पर स्नान किए हुए थे और वहाँ ठहरे हुए थे, इसलिए जोन्हा जलप्रपात को ही गौतमधरा जलप्रपात कहा जाता है। और ये गौतमधारा या जोन्हा ये जलप्रपात कहाँ है? तो ये आपका राढ़ू नदी पर है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोतीझरा जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कोडरमा जिले की मिट्टी चमकीली नजर आती है, इसका मुख्य कारण क्या है? पहला है मैग्नीज का होना, दूसरा है एल्युमिनियम का होना, तीसरा है कोयला का होना, चौथा है अभ्रक के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक के कारण। आप सभी जानते हैं कि झारखंड का जो कोडरमा जिला है इसे भारत का अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में आपका अभ्रक मिलता है। ठीक है, इतना आप सबको पता है। और वहाँ जो है अभ्रक मिलता है वो कैसा है? तो उच्च कोटि का, यानी कि बेहतरीन वाला उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे रूबी कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है।
ठीक है। और इन क्षेत्र में जो है जहाँ पर अभ्रक पाया जाता है उस क्षेत्र में जो है आपका क्या है, अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। कैसा? तो अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान क्या है कि यह जो है हल्का गुलाबी होता है और हल्का चमकीला होता है। इतना आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक के कारण कोडरमा जिले की मिट्टी चमकीली नजर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1964, दूसरा है 1958, तीसरा है 1907, चौथा है 1938। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1964 में। तो हम लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, यहाँ पर हम बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो पहली बात हम लोग याद रखेंगे कि बोकारो जो है ज़िला बना है कब? ये ज़िला बना है 1991 ईस्वी में। और बोकारो को क्या कहा जाता है? तो बोकारो को कहा जाता है आपका स्टील सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टील सिटी कहा जाता है, क्योंकि 1964 में आपका क्या है, बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की जाती है। और किस जगह पर की जाती है? तो आपको बता दें कि माराफारी नामक स्थान पर किया जाता है। कहाँ पर? तो माराफारी नामक स्थान पर किया जाता है, इसीलिए बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी कहा जाता है। इतना आपको बोकारो के बारे में याद रखना है। अब याद रखेंगे कि ये जो है किस देश की सहायता से यहाँ पर शुरू किया गया है? तो यह जो है आपका सोवियत संघ रूस देश की सहायता से इस बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई है। और यहाँ पर उत्पादन कब से शुरू हुआ है? तो उत्पादन की बात करेंगे तो 1972 में यहाँ पर उत्पादन शुरू हुआ है। और वर्तमान में यह जो है आपका सेल के अंतर्गत कार्यरत है। कौन सा? तो सेल के अंतर्गत कार्यरत है। इतना आपको बोकारो स्टील प्लांट के बारे में याद रखना है। ठीक है। और बाकी ऑप्शन की जिक्र करेंगे तो देखिए 1958 में किसकी स्थापना हुई है? तो एचईसी की स्थापना हुई है, यानी कि हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, जिसको कारखानों का कारखाना कहा जाता है, उसकी स्थापना 1958 में हुई है। 1907 में बात करेंगे तो टिस्को कंपनी की स्थापना, जो कि जमशेदपुर में है, उसकी स्थापना हुई है। और 1938 में किसकी? तो 1938 में मुरी का एल्युमिनियम कारखाना का स्थापना 1938 में हुआ है। ये सब आपको लिंक करके याद करना है। वैसे 3 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1964 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के किस जिले में यूरेनियम का खदान है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सिंहभूम। तो पहले पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे तो पूर्वी सिंहभूम जो है जिला बना है 1990 में। ये क्लियर हो गया। अब पूर्वी सिंहभूम में जो है आपका एक जगह है, कौन सा? जादूगोड़ा नाम करके। ठीक है, जादूगोड़ा नाम करके एक जगह है। और जादूगोड़ा जो है आपका यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इतना आपको याद रखना है। क्या है? यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो यूरेनियम का जो खान है, इसको चलाने वाला कौन सा कंपनी है? तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा यह संचालित किया जाता है। तो ये कहाँ है आपका? पूर्वी सिंहभूम जिला में है। चलिए एक बार बाकी जिला का स्थापना कम से कम बताते हैं। तो रांची मेरी जान झारखंड की राजधानी है, यह 1899 में जिला बना है। हजारीबाग हजार बागों का शहर है, यह 1833 में जिला बना है। पूर्वी सिंहभूम को ऑलरेडी बता चुके हैं 1990, और पश्चिमी सिंहभूम भी 1990। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कौन सा खनिज झारखंड के पलामू लातेहार जिला में पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है? पहला है डोलोमाइट, दूसरा है काइनाइट, तीसरा है बॉक्साइट, चौथा है मैग्नीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डोलोमाइट। ठीक है, तो डोलोमाइट खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिला में पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है। और यह एक औषधि चट्टान है। बस इतना कम से कम आपको याद रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग फंसते होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी वाला तो यूं ही बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा घुमाता है तो आप लोग का पसीना छूट जाता है। लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाई, आपको सिर्फ मेरे क्लास देखना है। ठीक है, झारखंड जीके के लिए सिर्फ और सिर्फ पूरा से ट्यूटोरियल को देखना है और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जो हाथू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला है क्रोमाइट, दूसरा है काइनाइट, तीसरा है ग्रेफाइट, चौथा है मैग्नेटाइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रोमाइट के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है, जो हाथू नामक जगह कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है। और यहाँ पर किसका उत्पादन होता है? तो क्रोमाइट का उत्पादन होता है। और पश्चिमी सिंहभूम की स्थापना कब हुई है? जिला कब बना है? तो 1990 में। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। एक्चुअली यहाँ पर जो दिया गया है, एक तरफ नागवंशी राजाओं का दिया गया है नाम और एक तरफ नागवंशी राजा का राजधानी के नाम दिया गया है। तो 3 जो है बिल्कुल सही मिलाया गया है, एक गलत है, उसको पहचानना है। तो यहाँ पर है चुटिया भीमकर्ण, दूसरा है दोयसा दुर्जनशाल, तीसरा है सुतियांबे फनी मुकुट राय और चौथा है शतरंजी एनिसा। तो इसमें गलत कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चुटिया भीमकर्ण नहीं होगा। ठीक है, चुटिया भीमकर्ण नहीं होगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाता? प्रताप राय। ठीक है, प्रताप राय यहाँ पर हो जाता। बाकी सब सही है। दोयसा आपका दुर्जन शाह के समय था, सुतियांबे आपका फनी मुकुट राय के समय था, शतरंजी आपका एनी शाह के समय था। ये कोई दिक्कत नहीं है। पालकोट की बात की जाए तो पालकोट किसके समय था? यदुनाथ शाह के समय था। और पालकोट भैरव जगन्नाथ शाहदेव के समय, और रातूगढ़ उदयनाथ शाहदेव के समय। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ पर नागवंशियों की बात हुआ है तो उनके बारे में बता दें। तो नागवंशी राज की स्थापना कब हुई थी? तो 64 ईस्वी में हुई थी। अब 64 ईस्वी को जो है हम लोग दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं? प्रथम शताब्दी बोल सकते हैं ना। हाँ, तो प्रथम शताब्दी में आपका क्या है? नागवंश की स्थापना हुई थी। और किसने किया था? तो फनी मुकुट राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इतना आपको याद रखना है। इसीलिए फनी मुकुट को जो है नागवंश का क्या है? आदि पुरुष माना जाता है। क्या है? नागवंश का आदि पुरुष भी माना जाता है फनी मुकुट राय को। और आपको बता दें कि ये जो नागवंश है उनका जो है राजकीय भाषा क्या था? तो राजकीय भाषा नागपुरी था। और नागपुरी आप सभी जानते होंगे। मोय खालो मोय नहीं जाबू मोके बेस नहीं लागत है, तो इन पढ़ लेवारे नौकरी पावे के होले, नहीं तो मूर्ख पछतावा बाद में। ये सब क्या है? आपका नागपुरी भाषा है, जो कि नागवंशियों का राजकीय भाषा था। चलिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुटिया और भीमकर्ण। ये सही नहीं है, बल्कि चुटिया और आपका हो जाता प्रताप राय। ठीक है, चलिए भाई, बढ़िया से पढ़िए आप लोग, नौकरी ले के रहिए। ठीक है, झारखंड में मौका ही कम आता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? पहला 1920, दूसरा 1945, तीसरा 1947, चौथा 1951। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1945 में। तो मानभूम झंडा सत्याग्रह आपका अप्रैल 1945 में किया गया था। और यह सत्याग्रह जो है मानभूम के कांग्रेसी नेता अतुल चंद्र घोष को अप्रैल में 1945 में मानभूम में कांग्रेसी झंडा फहराने के कारण उनकी गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो आपको सीधे सीधे क्या याद रखना है? बस ये जो है मानभूम झंडा सत्याग्रह आपका अप्रैल 1945 ईस्वी में हुआ था। इतना कम से कम याद रखिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा डिटेल याद नहीं रख सकते हैं तो। ठीक है, चलिए, अब बाकी तो हम संभालिए लेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, झारखंड जीके के लिए टेंशन नहीं लेना है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? पहला है 1905, दूसरा 1907, तीसरा है 1908, चौथा है 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1949। ये जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है, इसी को हम लोग SPT बोलते हैं, यानी कि संथाल परगना टेनेंसी बोलते हैं। और यह जो है आपका भूमि से संबंधित कानून है। ठीक है, भूमि से संबंधित कानून है। और यह जो है झारखंड में जो वर्तमान में 24 जिला है, आप सभी जानते हैं, इस 24 जिला के 6 जिला में आपका SPT एक्ट यानी कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू है। ठीक है, जो कि 1949 में पारित हुआ था। और बाकी के बच गए 18 जिला, 18 जिला बच गया। तो 18 जिला में जो है आपका CNT एक्ट लागू है, यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू है। ठीक है, और ये भी क्या है? आपका भूमि से संबंधित कानून है। तो 18 जिला में CNT एक्ट लागू है और आपका 6 जिला में आपका SPT एक्ट लागू है। और CNT एक्ट पारित कब हुआ है? तो 11 नवंबर 1908 को हुआ है। लेकिन यहाँ पर याद क्या रखना है? 1949 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ है, जो कि भूमि संबंधी कानून है और झारखंड के 6 जिलों में लागू है। चलिए, इतना याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है? पहला है विनोद बिहारी महतो, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा है बिरसा मुंडा, चौथा है शिबू सोरेन। ये आपका क्वेश्चन जो हो गया VVIP यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको आपको जानना ही होगा। तो आपको बता दें कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिबू सोरेन। अब शिबू सोरेन का जो है वर्तमान में निधन हो गया है और वो झारखंड के महान से महानतम व्यक्ति रहे हैं। तो उनसे संबंधित क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो शिबू सोरेन की बात की जाए तो शिबू सोरेन को लोग प्यार से गुरुजी बोलते हैं और उन्हें दिसम गुरु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो दिसम गुरु भी बोला जाता है।
अब इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ है आपका 11 जनवरी, ठीक है, 11 जनवरी 1944 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो रामगढ़ जिला में हुआ है। अब रामगढ़ जिला में भी कौन गाँव? तो नेमरा गाँव में हुआ है। इतना आपको याद रखना है। इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है आपका 4 अगस्त, ठीक है, 4 अगस्त 2025 को इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। कहाँ पर? दिल्ली में। हॉस्पिटल में थे, बीमार थे, उस समय इनकी मृत्यु हो गई है। अब इनसे जानने वाला और बात क्या हो सकता है? तो शिबू सोरेन जो है क्या है, 1970 ईस्वी में, ठीक है, 1970 ईस्वी में सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी। क्या? तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना आपका शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि 1973 में जो आपका क्या है, 1973 के 4 फरवरी को आपका क्या है, जेएमएम की स्थापना की गई थी और संस्थापक वाला जो सदस्य टीम था उसमें शिबू सोरेन भी शामिल थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि जेएमएम का स्थापना शिबू सोरेन के द्वारा किया गया है और वर्तमान में झारखंड में जो है आपका क्या है, जेएमएम की सरकार है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और जो सीएम है वो क्या है, शिबू सोरेन के सुपुत्र हेमंत सोरेन हैं। क्या है? हेमंत सोरेन है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? पहला रामगढ़, दूसरा लातेहार, तीसरा हजारीबाग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ में है। तो पहले रामगढ़ की बात करेंगे, फिर मंदिर के बारे में बात करेंगे, एकदम डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए रामगढ़ की बात की जाए तो यह जिला बना है कब? 12 सितंबर 2007 को जो है ये झारखंड का 24वां जिला बनता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है यह झारखंड का सबसे छोटा जिला है। इतना आपको याद रखना है। अब आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ और किसने किया? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुआ है और स्थापना करने वाला व्यक्ति के नाम बागदेव सिंह है। क्या है? बागदेव सिंह है। तो ये हो गया आपका रामगढ़ के बारे में जानकारी। अब माँ छिन्नमस्तिका मंदिर की बात करेंगे तो ये जो मंदिर है आपका कहाँ है? रजरप्पा नामक स्थान पर है, जो कि आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत पड़ता है और यह जो है आपका दामोदर, ठीक है, दामोदर प्लस भैरवी नदी के संगम में है, ठीक है, भैरवी नदी के संगम में है। और ये जो भैरवी नदी है इसी को भेड़ा नदी भी कहा जाता है, ठीक है। और यह जो मंदिर है यहाँ पर जो है तंत्रिकों के लिए या तंत्र विद्या के लिए, तंत्र साधना के लिए उचित जगह माना जाता है और यहाँ पर जो है आपका बकरे का भी बलि दिया जाता है। और यहाँ पर किसकी मूर्ति है? तो माँ काली का, माँ काली का सिर कटा हुआ मंदिर है, यानी कि छिन्नमस्तिका उसका मस्तिष्क नहीं है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब आपको जानना जरूरी है रजरप्पा के बारे में, ठीक है। और रजरप्पा वहाँ पर क्या है? रजरप्पा जलप्रपात भी है। क्या है? रजरप्पा वहाँ पर जलप्रपात भी है और उसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? दामोदर और भैरवी नदी के संगम में। तो चलिए माँ छिन्नमस्तिका मंदिर ये कहाँ है? तो आपका रामगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है? पहला है टांगीनाथ, दूसरा है वैद्यनाथ, तीसरा है भद्रकाली, चौथा है सूर्य मंदिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्य मंदिर। ये सूर्य मंदिर कहाँ है? तो आपका रांची जिला में है, ठीक है। रांची टू जमशेदपुर, रांची टू जमशेदपुर वाला जो रास्ता है, यानी कि रांची से जमशेदपुर वाला जो रास्ता है, वहाँ से जो है आप 30 से 35 किलोमीटर की दूरी में जाते हैं तो आपको क्या है? बुंडू नामक स्थान मिलेगा, ठीक है। वहीं पर आपका क्या है? सूर्य मंदिर स्थित है। क्या है? सूर्य मंदिर स्थित है। और सूर्य मंदिर को जो है इसमें भगवान सूर्य को जो है रथ पर सवार दिखाया गया है और इसकी कलाकृति इतना सुंदर है, इतना बेहतरीन है कि इसको क्या कहा गया है? पत्थर पर लिखी कविता का संज्ञा दिया गया है। और बार बार जो है इस मंदिर से संबंधित आपको क्या पूछता है कि इस मंदिर का आर्किटेक्ट कौन है, यानी कि शिल्पकार कौन है? तो क्या हो जाएगा? SRN कालिया, ठीक है। आपको इधर का शब्द याद नहीं होगा तो कालिया, कालिया ने ही बनाया सूर्य मंदिर। इतना आपको याद रखना है। बहुत ही सुंदर और विहंगम दृश्य है इस मंदिर के पास, तो आप जो है मौका मिले तो जरूर जाइएगा। रांची से 30-35 किलोमीटर की दूरी में है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहाँ पर है? तो बुंडू नामक शहर में है, बुंडू शहर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह का रांची में नेतृत्व किसने किया था? पहला बारेश्वर सहाय, दूसरा है गुलाब तिवारी, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी दोनों के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अब हम लोग बात करेंगे कि रोलेक्ट एक्ट क्या है।
तो रोलेट एक्ट जो है 1919 में जो है अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया एक कानून है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको काला कानून भी बोलते हैं, काला कानून। और काला कानून क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कानून के आधार पर जो है किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता और उसको ये भी नहीं बताया जाता कि तुमको क्यों गिरफ्तार किए हैं, और उसको बेल लेने तक की आज़ादी नहीं थी। यानी कि ना वकील, ना दलील, ना अपील की ये कानून था, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, काला कानून कहते हैं। यानी कि आपका थोबड़ा पसंद नहीं आया, कि आपका क्या पसंद नहीं आया, आपको उठा के जेल ठूस देगा। तो वही वाला कानून था आपका रोलेट एक्ट। ठीक है, तो इसका विरोध जो है पूरे देश में हो रहा था। तो रांची में जो विरोध हो रहा था, इसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी था। ठीक है, ये कानून कब आया था, तो 1919 में आया था। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि टाना भगतों का संपर्क गांधी जी से किस आंदोलन के दौरान हुआ। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है खादी आंदोलन, चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। तो पहले असहयोग आंदोलन के बारे में हल्का से चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की बात किया जाए तो यह जो है गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को की थी। इसमें कोई डाउट नहीं है। और गांधी जी हमेशा से जो है सत्य और अहिंसा वाला विचार व्यक्ति हैं। लेकिन इस आंदोलन में जो है एक बार कब, 1922 ईस्वी में क्या होता है, कांड हो जाता है। अहिंसा नहीं, हिंसा हो जाता है। इसमें होता है क्या कि ये 22 पुलिसकर्मियों को जो है जिंदा जला दिया जाता है आंदोलनकारियों के द्वारा। अब इस हिंसा से जो है काफ़ी दुखी होते हैं महात्मा गांधी, और इसे जो है क्या है, समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो यही है आपका असहयोग आंदोलन। ये हो गया क्लियर। अब आपको बताएंगे टाना भगतों के बारे में। तो टाना भगत आंदोलन का शुरुआत जो है 1914 में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, तो जतरा भगत या जतरा उरांव के द्वारा किया गया था। और गांधी जी का विचार और टाना भगतों के विचार लगभग एक जैसा था। टाना भगत लोग का भी जीवन शैली कैसी थी, तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, साधारण रहो और उच्च विचार टाइप का था। ठीक है, वो लोग भी मांस मदिरा कुछ नहीं खाते थे, सदा विचार, सदा रहन सहन। तो गांधी जी उनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे। और गांधी जी ने टाना भगतों को कहा भी था कि आप लोग जो है मेरे सबसे प्रिय अनुयायी हैं। ठीक है, तो ये जो टाना भगत वाला आंदोलन जो था, पहले क्या था, धार्मिक था, सांस्कृतिक था। लेकिन गांधी जी से मिलने के बाद वो आंदोलन भी क्या हो गया, राजनीति हो गया। तो इन लोगों का संपर्क कब हुआ, असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अब क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सिन्हा साहब, ये किताब का नाम है, रामलीला, सजला, गेंद गोल कहानी के रचनाकार कौन हैं। पहला है भोगला सोरेन, दूसरा है चंडीदास, और तीसरा है जी.सी. बनर्जी, चौथा है राधा कृष्ण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्ण के द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका सब किताब को हम डाल दिए हैं। सिन्हा साहब, रामलीला, सजला, गेंद और गोल, इस कहानी को लिखने वाले व्यक्ति राधा कृष्ण हैं। और राधा कृष्ण का संबंध जो है झारखंड से है, इसीलिए इनका लिखा हुआ हर किताब, चाहे हिट रहे हो या ना रहे हो, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये भी किताब का नाम है। पुस्तक के लेखक कौन है। पहला है तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, दूसरा है सरयू राय, तीसरा है महुआ मांझी, चौथा है रानेंद्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा मिल के ये किताब लिखा गया है। कौन सा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, महुआ मांझी की बात की जाए तो ये वर्तमान में क्या है, ये है आपका राज्यसभा की सदस्य हैं। क्या है, राज्यसभा की सदस्य हैं आपकी जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से। और ये जो राजनेता होने के साथ साथ ये क्या है, एक राइटर भी है। और इनके द्वारा लिखा पुस्तक सबसे प्रसिद्ध कौन सा है, मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। ठीक है, रानेंद्र की बात करेंगे तो ये भी झारखंड के महान लेखक हैं। इनके द्वारा लिखा किताब गायब होता हुआ देश, ये सब हमेशा पूछा जाता है। ग्लोबल गांव के देवता, इन्हीं के द्वारा लिखा गया किताब है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि प्रेमलता अग्रवाल का संबंध किस खेल से है। पहला बॉक्सिंग, दूसरा पर्वतारोहण, तीसरा तीरंदाजी, चौथा है हॉकी। इसको कौन नहीं जानता है भाई, ये बहुत महान व्यक्ति है। इनका संबंध आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी, पर्वतारोहण से हैं।
ठीक है। तो आपको बता दें कि प्रेमलता अग्रवाल ऐसी महिला है जिन्होंने जो है 48 यानी कि 48 वर्ष की उम्र से जो है पर्वतारोहण करना शुरू किया था। ठीक है। तो कितना, 48, और 48 में आप लोग क्या है, अपने आप को रिटायर समझिएगा, उस समय यह शुरू की थी। और यह जो है कहाँ की रहने वाली है, तो यह जो है जमशेदपुर की रहने वाली है। ठीक है, जमशेदपुर की। और इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट भी फतह किया था। और इनके जो है पर्वतारोहण क्षेत्र में जो है बहुत बेहतरीन कार्य करने के कारण जो है भारत सरकार की जो चौथी सबसे बड़ी पुरस्कार होती है वो पद्मश्री पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। किन्हें, प्रेमलता अग्रवाल की। साहसिक, जबरदस्त, एकदम खतरनाक महिला है। खतरनाक मतलब डरने वाला नहीं, मतलब बहुत हेवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि शताब्दी स्टेडियम, मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, बीएमपी मैदान झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है गुमला, चौथा है देवघर। तो ये जो स्टेडियम वाला क्वेश्चन है, तो अगर आप लोग जो है विस्तार से देखना चाहते हैं तो झारखंड के खेल खिलाड़ी और झारखंड के प्रमुख स्टेडियम से संबंधित अलग सेपरेट वीडियो हमारा हमारे चैनल में उपलब्ध है। तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर पूछा है शताब्दी स्टेडियम, मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, बीएमपी मैदान, ये सब के सब आपका कहाँ है, तो आपका रांची जिला में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब रांची की बात करेंगे तो रांची मेरी जान झारखंड की राजधानी है। यह 1899 में जिला बना है। रांची को क्या कहते हैं, तो रांची को हम लोग शहीदों का नगर कहते हैं। क्या कहते हैं, शहीदों का नगर। साथ ही क्या कहते हैं, तो इसे झरनों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं, झरनों का शहर। साथ ही इसको क्या कहते हैं, तो झारखंड का शिमला भी कहते हैं। तो रांची मेरी जान, ये हो जाएगा ए आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति सत्य के लिए बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? पहला है खरवार, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है सूर, चौथा है सौरिया पहाड़िया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। खरवार जनजाति जो है सत्य, अहिंसा और अपने वचन को निभाने के लिए अपना जान तक त्याग देने के लिए रेडी रहती है। तो ये जो महान जनजाति है, इसको क्या कहा जाता है, इन्हें लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है। और पलामू के क्षेत्र में खरवार जनजाति को 18 हजारी भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, 18 हजारी भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो ये जो है आपका कौन, खरवार जनजाति, इतना आपको याद रखना है। अब बाकी की बात करेंगे तो बिरहोर क्या है, तो झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति पाई जाती है उन्हीं में से एक आपका बिरहोर है। जिसमें बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। क्या होता है, तो जंगल का आदमी होता है, ये आपको याद रखना है। और बिरहोर जो है ये सबसे अधिक कहाँ झारखंड में पाए जाते हैं, तो आपका हजारीबाग जिला में। कहाँ, हजारीबाग जिला में जो है बिरहोर जनजाति का सबसे अधिक निवास स्थल है। और बिरहोर जनजाति के द्वारा कौन सी चित्रकारी की जाती है, तो कोहबर चित्रकारी की जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। असुर जनजाति भी क्या है, तो झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति पाई जाती है उन्हीं में से एक आपका असुर जनजाति है। और असुर जनजाति को झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। और असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा क्या है, तो लोहा गलाना है। क्या है, लोहा गलाना। इनका भाषा असुरी है जो कि लुप्त प्राय है, यानी कि समाप्त होने के कगार में है। तो झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति है उन्हीं में से एक क्या है आपका, सौरिया पहाड़िया है। और सौरिया पहाड़िया जो है आपका राजमहल के पहाड़ियों में पाई जाती है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। और सौरिया पहाड़िया के द्वारा जो है आपका क्या है, माल्टो भाषा बोली जाती है, जो कि आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड की मुंडा भाषा परिवार में कौन सी भाषा शामिल है? पहला है कोरवा, दूसरा है खड़िया, तीसरा है पहाड़िया, चौथा है खोरठा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खड़िया। ठीक है। तो खड़िया जो भाषा है वो क्या है, मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इतना आपको याद रखना है। और खड़िया जनजाति की बात की जाए तो खड़िया जनजाति के बारे में आपको क्या जानना है, तो झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा ईसाईकरण, ठीक है, झारखंड में सबसे ज़्यादा ईसाईकरण किसका हुआ है, तो खड़िया जनजाति का हुआ है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। वैसे झारखंड में जितने भी जनजातीय भाषा है या भाषा है उनको जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड का एक लोक नृत्य है जिसे विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। पहला है पाइका, दूसरा है छौ, तीसरा है डोमकच, चौथा है अग्नय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डोमकच।
तो डोमकच के बारे में आपको सिंपल सा का याद रखना है कि इसका संबंध शादी और विवाह से है। लेकिन सामान्यतः डोमकच होता क्या है कि सदानों में, ठीक है, सदानों में विशेषकर शादी के समय जो है क्या है, सभी पुरुष लोग जो है क्या है, बारात के लिए चले जाते हैं और रह जाती है घर में कौन, महिला लोग। अब महिला लोग का जिम्मेवारी होता है घरों का रखवाली का, तो लोग करती क्या है कि रात में जो है पुरुष वस्त्र धारण कर लेती है, जैसे कोई लुंगी, कोई पैंट, कोई कुर्ता, इस तरह से कर लेगी। फिर रात भर घर उगरने के लिए जो है नाच गान करती है, ढोलकी उल्की बजाएगी और थोड़ा सा मजाकिया लहजे में थोड़ा सा अश्लील भी गाती है। इसीलिए जो है वहाँ पर पुरुषों का जो है सम्मिलित होना वर्जित रहता है, ठीक है, प्रतिबंध, पुरुष लोग नहीं आएगा तभी ना नहीं लजाएगी और खूब गाएगी। तो वही है डोमकच। लेकिन सामान्यतः इसको क्या कहा जाता है कि शादी घर में 15 दिन पहले से जो नाच गान होता है उसी को डोमकच कहते हैं। तो जैसे भी आपको एग्जाम की दृष्टि से क्या याद रखना है कि डोमकच जो है शादी से संबंधित है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए बाकी का भी एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाइका नृत्य को क्या कहा जाता है, तो पाइका नृत्य को मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। मार्शल क्यों कहा जाता है, क्योंकि पाइका नृत्य के समय जो है जो नर्तक होता है सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है। कैसा, तो सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है। और यह जो है आपका कैसा, तो पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है, कैसा है, पुरुष प्रधान नृत्य है। और यह जो है आपका ओजपूर्ण नृत्य है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा छौ की बात करेंगे, तो छौ भी क्या है, ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है और ये भी क्या है आपका ओजपूर्ण नृत्य है। क्या है, ओजपूर्ण नृत्य है। और इस नृत्य को करने वाला नर्तक जो है क्या है आपका मुखौटा पहन के नृत्य करता है, इतना आपको याद रखना है। और झारखंड में जो है आपका सरायकेला जिला को, झारखंड में सरायकेला जिला को जो है क्या माना जाता है, तो छौ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब जो है यहाँ डी, ये अंगनई, अंगनई जो है आपका क्या है, महिला प्रधान नृत्य है। क्या है, महिला प्रधान नृत्य है और महिलाओं के द्वारा जो है इसे घर का आंगन में किया जाता है, इसीलिए इसको अंगनई कहते हैं। वैसे इसका सही आंसर हम लोग खोज रहे हैं, तो इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, डोमकच। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है धुरिया एवं पनारी, दूसरा है माघे एवं जोरगो, तीसरा है गोटिया और छौ, चौथा है खेमटा और भिनसारी। देखिए ये सब क्वेश्चन में आप लोग जो है थोड़ा सा हड़बड़ाइएगा, लेकिन इसको हम बता रहे हैं ना, इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खेमटा और भिनसारी। कर्मा नृत्य के दो प्रकार हैं। अब कर्मा के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, तो आपको पता है कि झारखंड में जो है जनजातियों का जो है सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है, तो सरहुल त्यौहार है। अब सरहुल के बाद दूसरा सबसे प्रमुख त्यौहार आपका कर्मा नृत्य है। और यह जो कर्मा नृत्य या कर्मा पर्व जो है आपका भादो माह में मनाया जाता है। भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादश को मनाया जाता है, इतना आपको याद रखना है। इसमें जो है आपका क्या है, इसमें जो है आपका करम नाम का वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है। और यह जो है आपका भाई और बहन, क्या है, भाई और बहन के प्रेम का संबंध या प्रेम प्रतीक त्यौहार है। इसलिए कर्मा त्यौहार का तुलना किससे किया जाता है, तो रक्षाबंधन से। रक्षाबंधन से क्यों किया जाता है भाई, तो सदानों में जो रक्षाबंधन मनाया जाता है वो भी क्या है, भाई और बहनों के प्रेम का निशानी वाला त्यौहार है। और कर्मा भी वही है, तो इसीलिए दोनों की तुलना की जाती है। तो कर्मा जो है आपका भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। और ख़ास बात क्या है कि जनजाति जितना मिल के इसको कर्मा त्यौहार को मनाते हैं, उतना ही उत्साह के साथ क्या है, सदान भी इस त्यौहार को मनाते हैं। यानी कि सदान और जनजातियों का जो है कॉम्बिनेशन इस त्यौहार में देखने को मिलता है, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, खेमटा और भिनसारी। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड का कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें महिलाएं शामिल नहीं होती है। पहला है सोहराय, दूसरा है चंडी पर्व, तीसरा है जनी पर्व, चौथा है बा पर्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको तो हम लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंडी पर्व। और ये जो चंडी पर्व जो है आपका क्या है, उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, उरांव जनजाति के द्वारा माघ के पूर्णिमा के दिन। कब, तो माघ के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ठीक है। और आपको बता दें कि इसमें जो है आपका क्या है, तो सफ़ेद बकरा, ठीक है, सफ़ेद बकरा की बलि दी जाती है। जिस परिवार की कोई महिला गर्भवती हो, ठीक है, उस परिवार का पुरुष भी उस पर्व में शामिल नहीं होता है। ऐसे तो महिलाएं शामिल नहीं होती हैं, लेकिन जिस घर में महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उस घर का जो है पुरुष सदस्य भी उस पूजा में भाग नहीं लेता है। तो ये है आपका चंडी त्यौहार, जो कि माघ पूर्णिमा में मनाया जाता है और सफ़ेद बकरे की बलि दी जाती है। और यह त्यौहार जो है आपका उरांव जनजाति में प्रचलित है, इतना आपको याद रखना है।
ठीक है, तो ये सब जो है क्वेश्चन आपको छकाएगा। सोहराय की बात करेंगे तो झारखंड में जो है सोहराय एक चित्रकारी भी है और एक क्या है, एक त्योहार भी है। और त्योहार है वो क्या है, तो वह जो है आपका पशु से संबंधित त्योहार है। ठीक है, ये सोहराय की बात कर रहे हैं। अगर बात करेंगे हम लोग जनी शिकार की, तो जनी शिकार जो है उरांव जनजाति में प्रचलित त्योहार है। ठीक है, इसमें जो होता क्या है, और पहली बात बताते हैं कि ये जो है प्रत्येक 12 साल में एक बार मनाया जाता है। इस दिन जो होता क्या है कि महिलाएं जो है पुरुष वस्त्र धारण करके शिकार के लिए चली जाती हैं और रास्ते में जो भी जानवर मिलता है उसको शिकार करके लाती है और उसको जो है सामूहिक रूप से जो है एक जगह इकट्ठा होके बनाती है, खाती है, नृत्य संगीत करती है। तो यही है आपका जनी शिकार। इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को मुक्का सेंदरा भी कहा जाता है। सेंदरा मतलब होता है शिकार, मुक्का मतलब जनी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बताते हैं बा पर्व। तो देखिए सरहुल को जो है, जो कि झारखंड की सबसे बड़ी त्योहार है, इसको जो है हर जनजाति सेलिब्रेट करती है अलग अलग नाम से। जैसे मुंडा जनजाति के लोग सरहुल को ही बा पर्व कहता है और सरहुल को ही उरांव लोग क्या बोलता है, तो खद्दी पर्व बोलता है। और उस सरहुल को ही संथाल जनजाति के लोग क्या बोलता है, बाहा पर्व बोलता है। ठीक है, इस तरह से जो है आपका सरहुल को जो है अनेक नामों से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड के सदानों का समाज कैसा था। पहला मात्र सत्तात्मक, दूसरा है पितृ सत्तात्मक और तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पितृ सत्तात्मक होता है। ठीक है, यहाँ मात्र पितृकुल में वैवाहिक संबंध भी वर्जित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बताते हैं कि सदान कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है जो पहले से रहता आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं। लेकिन झारखंड में ही जो पहले से आ रहा है और यहाँ का मूल निवासी है और आदिवासी नहीं है, तो वो क्या है, वो यहाँ का सदान है। ठीक है, चलिए, और झारखंड में जो सदानों की थी कितना है योगदान, 60% सदान लोग रहता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। पहला है बाल सुब्रमण्यम, दूसरा है इंदर सिंह नामधारी, तीसरा है प्रभात कुमार, चौथा है विनोद कुमार गुप्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम विनोद कुमार गुप्ता है और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो तरलोक सिंह। ठीक है, तरलोक सिंह चौहान है। कौन है, तरलोक सिंह चौहान जो है झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। इतना आपको याद रखना है। अब आपको झारखंड उच्च न्यायालय के बारे में बताते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय अर्थात हाईकोर्ट की बात करेंगे तो इसकी स्थापना झारखंड के स्थापना के दिन यानी कि कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। और जिस समय यह स्थापना हुआ था उस समय यह जो है आपके 21वें क्रम का था। लेकिन वर्तमान में पूरे भारत में जो है आपका 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, और 25वां उच्च न्यायालय का नाम क्या है, तो 25वां उच्च न्यायालय का नाम अमरावती है। इतना आपको याद रखना है। अब ये झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ है, तो झारखंड की राजधानी रांची में है। रांची में भी पहले कहाँ था, तो ये था आपका डोरंडा में। ठीक है, तो डोरंडा भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन ये जो है वर्तमान में आपका क्या है, तो धुरवा शहर में शिफ्ट हो गया है, ये धुरवा क्षेत्र में शिफ्ट हो गया है। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम विनोद कुमार और वर्तमान के क्या, तरलोक सिंह चौहान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड में नगर परिषदों की संख्या कितनी है। पहला है 15, दूसरा है 21, तीसरा है 20, चौथा है 22। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 21। ठीक है, झारखंड में नगर परिषदों की संख्या 21 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नगर निगमों की संख्या कितना है, तो झारखंड में 9 नगर निगम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। पहला है 2005, दूसरा है 2004, तीसरा है 2001, चौथा है 2003। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत 2001 में की गई थी। ठीक है, इसमें कुछ बताने के लिए तो ऐसा खास है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड में किस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2022 को की गई थी। पहला है मुख्यमंत्री सारथी योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, तीसरा है एकलव्य प्रशिक्षण योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
ये जो है 15 नवंबर 2022 में जो है योजना झारखंड में शुरू किया गया था, ये सभी के सभी है। मुख्यमंत्री सारथी योजना भी हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपका जो है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना भी हो जाएगा, एकलव्य प्रशिक्षण योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी योजना, ये सब के सब एक ही दिन 15 नवंबर 2022 ईस्वी को पारित किया गया था। और इस अवसर पर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रांची के मोरहाबादी मैदान से ये पारित किया गया था। कहाँ से? तो मोरहाबादी मैदान से। यानी कि 15 नवंबर का स्थापना दिवस होता है, तो 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था उस समय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से आपको पहले बता दें कि झारखंड में जो है झारखंड सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाओं का जो है कार्यान्वयन या तो संचालित किया जाता है। और योजना से संबंधित क्वेश्चन जो है कभी कभी भर भर के पूछ देता है। अगर भर भर के ना भी पूछे तो दो तो एकदम 100% रहेगा। तो जो भी योजना पढ़ाया जाता है उसको आप लोग ध्यान से लिख लिख के पढ़िएगा, ठीक है। नौकरी पाना है ना तो जज्बे के साथ पढ़िए। और एक काम तो करना होगा कि आपको जो पढ़ते खूब हैं, हम मेहनत भी खूब कर रहे हैं आप लोग के लिए, लेकिन लाइक नहीं करते हैं और आप कुछ कमेंट नहीं करते हैं, पता ही नहीं चलता आपके मन में क्या चल रहा है। लाइक वो कीजिए, शेयर और कीजिए, थोड़ा सा उत्साह बना रहे तो क्लास लाएंगे, तो उत्साह नहीं बनेगा तो क्लास नहीं लाएंगे, तो आप ही लोग का लॉस होगा ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिए हमको। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? पहला है 20, दूसरा है 24, तीसरा है 30, चौथा है 32। आप सोच रहे हैं कि सर ये क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका पहले हम उत्तर बताते हैं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32 है। लेकिन अगर आपसे पूछ दें कि झारखंड में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार 32 जनजाति है और इस 32 जनजाति में से भी 8 क्या है आपका आदिम जनजाति है, अलग से नहीं, उन्हीं में से में। अब आप लोगों को पूछ देंगे कि बताओ तो आदिम जनजाति के 8 नाम कौन कौन है, तो आप लोग का पसीना छूट जाएगा, 2 गो 4 गो बोलिएगा फिर बोल ही नहीं पाइएगा। तो यही दिक्कत है, वही बताने के लिए तो इस क्वेश्चन को शामिल किए हैं। तो 8 आदिम जनजाति भी है, कौन कौन है तो लिख देते हैं। एक हो जाएगा आपका बिरहोर, ठीक है। एक कौन हो जाएगा बिरहोर, दूसरा कौन हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा आपका कोरवा, ठीक है, कोरवा। रे कोरवा कहाँ जाथिन ऐसे कहता है। तीसरा है असुर, ठीक है, तीसरा हो जाएगा असुर। चौथा क्या हो जाएगा तो चौथा हो जाएगा आपका परहिया, परहिया। और आपका पांचवा क्या हो जाएगा तो पांचवा हो जाएगा आपका ब्रिजिया, ठीक है, ब्रिजिया। और छठा क्या हो जाएगा तो छठा हो जाएगा आपका सौरिया पहाड़िया, क्या हो जाएगा सौरिया पहाड़िया। और आपका सातवां क्या हो जाएगा तो सातवां हो जाएगा आपका माल पहाड़िया, क्या हो जाएगा माल पहाड़िया। और आठवां क्या हो जाएगा तो आठवां हो जाएगा आपका सबर। इस तरह से झारखंड में जो है आपके 32 जनजाति और 8 आदिम जनजाति पाए जाते हैं। और ये है आपका आंकड़ा 2011 के जनगणना के अनुसार। कोई कोई अभी कहेंगे सर 32 नहीं 33 हो गए हैं और एक बन रहे हैं, कौन कुर्मी समुदाय 34 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या करना है कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 32 याद रखना है, ठीक है। क्योंकि आपको जो भी आंकड़ा पूछेगा आपका 2011 के जनगणना के अनुसार पूछेगा, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? पहला है 4, दूसरा है 7, तीसरा है 8, चौथा है 10। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 8, ठीक है। तो झारखंड में जो है जो संथाल जनजाति है उनके बीच 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है, इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग जो है ये 8 प्रकार के विवाह के बारे में पहले बात करेंगे, फिर संथाल जनजाति के बारे में बात करेंगे। चूँकि ये लास्ट क्वेश्चन है तो आराम से पढ़ेंगे। तो पहला शादी कौन हो जाएगा तो पहला हो जाएगा आपका किरिंग बापला, जो कि संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। क्या है किरिंग बापला, इसको तो लिख ही देते हैं एगो को किरिंग, अरे बाबा हैंडराइटिंग के क्या हो गया। एक हो जाएगा आपका किरिंग बापला, जो कि आपका क्या है संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह है। दूसरा हो जाएगा किरिंग जवाई, तीसरा हो जाएगा इतुत, चौथा है निर्बोलोक, चौथा है टुनकी दिपिल, और आपका चौथा निर्बोलोक, पांचवा टुनकी दिपिल बापला, और चौथा घरदी जवाई, और सातवां सांगा, और एगो कुछ हो जाएगा, ठीक है, जो अभी फिलहाल याद नहीं है। तो 8 प्रकार के यहाँ पर जो है विवाह प्रचलित हैं। और आपको बता दें संथाल जनजाति जो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। और इनके द्वारा जो है आपका क्या है संथाली भाषा बोली जाती है।
और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है आपका क्या है, ओल चिकी लिपि का प्रयोग पड़ता है। किसका? तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग करना पड़ता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में हुआ है। तो कौन किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। इतना आपको याद रखना है। अब ये जो संथाली भाषा जो है आपका क्या है, 2003 में इसे जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और आपको बता दें कि 8वीं अनुसूची में जो है आपका पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से आपका एक संथाली भाषा है, जो कि झारखंड की ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए गर्व की बात है। इतना आपको याद रखना है। और ये जो संथाल जनजाति है भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अब आपको ये भी बताते हैं कि भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो आपका भील है। भील सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरे नंबर में कौन है? तो दूसरे में गोंड है। क्या है? गोंड है। और तीसरा में कौन है? संथाल है। ठीक है, चलिए, तो संथाल जनजाति के बारे में इतना याद रखना है। संथाल जनजाति का जो है प्रमुख देवता का नाम क्या है? सिंहबोंगा। और सिंहबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। क्या है? भगवान सूर्य का प्रतीक है। इतना आपको याद रखना है। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। कल या परसों जो है आपको कल ही शायद दे देंगे, कल संडे है तो आप लोग को जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट मुहैया कराएंगे, जो हम काफ़ी शिद्दत और मेहनत से कर रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम हर हाल में निकल जाए। तो उसके लिए जो है क्या बोलेंगे कि आप लोग जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाइए। ठीक है, आप लोग को कुछ ना कुछ सूचना हम बताएंगे। 93 34 40 05 26 इसमें जो है व्हाट्सअप एक ग्रुप बनाए हैं, जिसमें कुछ सूचना अगर आता है तो हम मैसेज कर देते हैं, तो आप लोग को जो है एक ही बार में ये सूचना पहुंच जाता है। तो इसमें आप लोग जो है मैसेज में हाय कर दीजिएगा, तो हम जो है आपको जोड़ देंगे ग्रुप में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सही। कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।